दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सक्षमता परीक्षा 3.0 प्रस्तावित है, उसमें ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं आज शामिल किया हूँ, जो आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाएं जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, वीपीएससी TRE 4 है, SSC GD है, NTPC है, जो भी आगामी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वनडे एग्ज़ाम, जहाँ भी आपको जीएस देखने को मिलेगी, उस जीएस के अंतर्गत हमने आज ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, और लगे रहना, चलते रहना है। पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा है मिजोरम। तो दोस्तों एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। एक बात याद रखिएगा, बांग्लादेश के पड़ोस में राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। तो MAMTA और बनर्जी हो गया। देखेंगे बांग्लादेश के राज्यों को कैसे हम याद करेंगे ट्रिक से। M माने हो गया मेघालय, ममता बनर्जी से हम लोग याद करेंगे मेघालय। इस दोनों के ए का मतलब होता है असम। क्या होता है? असम। इस M का मतलब होता है मिजोरम। आप लोग याद रखिए, कभी भूलेंगे नहीं। इस T का मतलब होता है त्रिपुरा। और बनर्जी खुद ही वेस्ट बंगाल अपने आप में है। बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए कौन कौन से राज्य हो गए जो बांग्लादेश को टच करते हैं? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये जो हैं 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। असम है, मेघालय है, मिजोरम है। इसमें से कौन सा जवाब हो जाएगा? नागालैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? देखेंगे भारत के राज्य, एक कुछ हम भारत का कुछ मैप ऐसे हम ड्रा कर लिया। कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट पर हैं? 9 राज्य। आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, तीसरा है केरल है, चौथा है तमिलनाडु है। 1 2 3 4 5 6, छठा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला हो जाएगा उड़ीसा, फिर इसके आगे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, 5 राज्य इधर हो गए पश्चिम दिशा में। और पूर्व दिशा में कितने राज्य हो जाएंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 5 और 4 पूर्व दिशा में हैं, 4 पूर्व दिशा में स्थित हैं और 5 पश्चिम दिशा में स्थित हैं। कुल मिलाकर 9 राज्य जो हैं समुद्री सीमा बनाते हैं। इसमें से सबसे बड़ा राज्य जो है
वो समुद्री सीमा बता था गुजरात है, और सबसे छोटा राज्य गोवा को याद रखिएगा। इस प्रकार से इस ट्रिक को याद रखिएगा। 9 राज्य जो हैं समुद्री तट पर स्थित हैं, जबकि सबसे लंबी सीमा समुद्री तट पर जो है गुजरात की रखती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, और गोवा की सबसे छोटी होती है। आप लोग ऐसे याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां है कि छठा है कि 7वां है कि 8वां है? देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से देशों की सूची में याद रखिएगा ट्रिक। क्षेत्रफल के हिसाब से देशों की सूची आर कूची भाई, ये 7 राज्य हैं। इंडिया तक हम लोगों ने याद किया है। आर से होता है रसिया, 2 से हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा कनाडा। आर का मतलब रसिया, सी का मतलब होता है कनाडा। तीसरा यू का मतलब होता है, हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पे हो जाएगा चाइना। 5 नंबर पे हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील। 6 नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे हो जाएगा इंडिया। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा ट्रिक को, कि आर कूची बाई। आर माने रसिया, यू सी माने कनाडा, यू माने यूएसए, सी एच आई माने चाइना, बी का मतलब ब्राज़ील, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और आई का मतलब इंडिया। तो कितने राज्य हो गए कुल? तो 7 राज्य हो गए। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में जो स्थान इंडिया का है वो 7वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगर पहला पूछे तो रसिया है, और दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथे नंबर पर कौन आता है? चाइना आता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मेघालय, और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान, चाइना से लगती हैं? वो राज्य हो जाएगा मेरा सिक्किम। 3 ओर देशों से घिरा हुआ है सिक्किम। समझ में आ गया होगा। यहाँ की जो भाषा है नेपाली है। आप लोग, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कौन सी राजधानी है? गंगटोक। गंगटोक। भाषा कौन सी रहेगी इसकी? नेपाली। समझ में आ गया होगा। सिक्किम में जनसंख्या के स्थान पर सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मेघालय, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा 7 सिस्टर के नाम से। अरुण नमामि, अरुण नमामि, और अंत में एटीएम को याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पहले में अरुणाचल प्रदेश, दूसरे में नागालैंड, तीसरे में मणिपुर, चौथे में मिजोरम, फिर असम, फिर
त्रिपुरा। फिर एम से मतलब मेघालय, तो हो गए 7 सिस्टर। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तीसरे नंबर पर। फिर हो जाएगा मी से माने मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। एम 3 है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तीनों आ जाएंगे। कौन सा राज्य नहीं हो जाएगा 7 सिस्टर में? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो बताएंगे आप लोग नंदा देवी कहाँ है? तो जो नंदा देवी है, देवों की भूमि उत्तराखंड राज्य में है। इसकी राजधानी देहरादून पड़ती है, जहाँ से वन रिपोर्ट आती है देहरादून से। अगर पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा, फूलों की घाटी है। नैनीताल पूछा जाए कहाँ है, तो उत्तराखंड में आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड को आप लोग लगाइएगा। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में लगाइएगा। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में लगाइएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, प्रबल पूछी जाने की प्रबल संभावना रहेगी। ये होता है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। जब आपस में जब मिलती है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो क्या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बनेगी, कि कार्डमम पर पहाड़ियाँ बनेगी, कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, कि सेवाल की पहाड़ियाँ मिलेंगी? बताइए आप लोग। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ पे मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये किस राज्य में पाया जाएगा? ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बेबी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। आईएएस के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताने का प्रयास करेंगे। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है, वो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। किसका है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है, ये अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। क्या है? उच्चतम बिंदु। नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, उच्चतम बिंदु है। ये माउंट आबू से, ये कहाँ से? माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा? अरावली कहाँ है? तो आपको पकड़ में आ गया होगा। गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू कहाँ है, सब आप लोग सीधे आप लोग राजस्थान के पास चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कौन से राज्य में अवस्थित है? पहला है राजस्थान, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइएगा। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सिक्किम। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। बोमडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मध्य प्रदेश अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के हिसाब से वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मिजोरम को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। जारावा जनजाति कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चौथा है महाराष्ट्र। तो बताएंगे आप लोग कि जारावा जनजाति कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। आप लोग याद रखिए, कोई ना कोई पूछ सकता है। ओंग जनजाति, कौन सी, ओंग जनजाति पाई जाती है। फिर सेम्पसन जनजाति पाई जाती है, सेम्पेन। और एक निकोबारी जो है जनजाति पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। ये भी जनजाति आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखने को मिल सकती हैं। ओंग है, सेम्पसन है, निकोबारी है, जारावा है, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पहला है लोहित, दूसरा है पद्मा, तीसरा है काली गंगा, चौथा है नवगंगा। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी का पूछा जाए कौन सी है, तो वो है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। 2525 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड राज्य से गंगोत्री से निकलती है। ये जब बंगाल में प्रवेश कर जाती है तो इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से बांग्लादेश में प्रवेश नाम से जानी जाती है, पद्मा नाम से। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, पद्मा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। देखिएगा, पहला है विष्णुप्रयाग, दूसरा है कर्णप्रयाग, तीसरा है देवप्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग। तो जब भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, देवप्रयाग बन जाता है। क्या बन जाता है, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तो देवप्रयाग का निर्माण हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है। पहला ऑप्शन अलास्का का है, दूसरा है हवाई का है, तीसरा है इटली का है, चौथा है जापान का है। तो दोस्तों बताएंगे मोना सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कहाँ का है, हवाई का है। कहाँ का है, हवाई का। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। यह यूपी के लोअर में पूछा गया सवाल है। पहला है रिएक्टर पैमाने से, दूसरा है केल्विन पैमाने पर, दूसरा है डेसिमल्स में, चौथा है पास्कल में। तो दोस्तों बताएंगे आप लोग कि पास्कल से क्या नापा जाता है। पास्कल से हम लोग दाब मापने की इकाई क्या है, पास्कल है। डेसिमल में हम लोग क्या नापते हैं,
ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिमल में नापी जाती है। किसमें? ध्वनि की तीव्रता। केल्विन से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, ताप नापते हैं। और रिएक्टर पैमाने से हम लोग क्या नापेंगे? भूकंप की तीव्रता जो है हम लोग रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? पहला है जौनसारी, दूसरा है गारो पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, चौथा है जयंतिया की पहाड़ियाँ। देखिए, गारो, खासी, जयंतिया 3 जो पहाड़ियाँ होती हैं ये मेघालय में पाई जाती। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं। अगर पूछा है टोडा जनजाति कहाँ निर्माण होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है टोडा जनजाति निवास करती है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी कढ़ाई की विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछ सकता है, अपनी कढ़ाई की विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को कभी कोई पूछ सकता है कि अपनी कढ़ाई की विशिष्ट शैली के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो जनजाति है टोडा जनजाति। कौन सी है? टोडा जनजाति। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल यूपीपीसी से सवाल पूछा गया है, झूमिंग करते हैं मतलब झूमिंग की कृषि कहाँ होती है? पहला है भोटिया में होती है, दूसरा है खांसी में होती है, तीसरा है संथाल में होती है और चौथा है टोडा में होती है। तो भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, याद रखिएगा। गारो खांसी जयंतिया कहाँ पाई जाएंगी? गारो खांसी जयंतिया ये मेघालय में पाई जाती हैं, मेघालय में। संथाल कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा, बिहार में पाया जाएगा, झारखंड राज्य में पाया जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु में। तो इसका झूमिंग कृषि कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब खांसी की पहाड़ियों पर होती है। खांसी के लोग करते हैं, जो जनजाति के निवास करते हैं, झूमिंग कृषि। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। सभी ऑप्शनों की हम लोग चर्चा की है। टोडा जनजाति काहे के लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई की विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती। भोटिया सिक्किम की जनजातियाँ हैं, गारो खांसी जयंतिया मेघालय की है, संथाल वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड की रहेगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों बताएंगे जो है मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। वो होता है सबसे पहले असम में होगा, कि पश्चिम बंगाल में होगा, कि महाराष्ट्र में होगा, केरल राज्य में होगा। तो जब मानसून का आगमन सबसे पहले अगर होता है तो वो होता है केरल राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है। अगर पूछा जाए लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? लौटते हुए मानसून, आप लोग कमेंट करिएगा। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है?
इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों कंपटीशन की मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसका आप लोग कमेंट में जवाब इसका दीजिएगा। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, और कौन सा मानसून है ये भी लिखिएगा कि किस मानसून के कारण वर्षा होती है। कमेंट करिएगा आप लोग, हम इंतज़ार करेंगे आप लोगों का कितने लोग पढ़ाई के रिस्पेक्ट में एक्टिव हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, इसका केवल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है सिक्किम। देखेंगे हम कि जनगणना की जो शुरुआत होती है किसके कार्यकाल में हुई थी। तो मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना की स्टार्टिंग होती है 1872 में। फिर एक नियम आया कि नियमित जनगणना होनी चाहिए 10 साल पर। नियमित कैसी होनी चाहिए? नियमित। उस किसके समय हुआ था? ये आए विपिन जी आए। विपिन के समय में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत 10 साल पे हुई। इसके आगे पूछा जाए कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप लोग याद रखिएगा संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसी में पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो आप लोग याद रखिएगा यूपी की है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो सिक्किम की याद रखिएगा। कहाँ की है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम राज्य की है। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, तो आप लोग राज्य याद रखिएगा नागालैंड। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। साफ कर रहे हैं बोर्ड। एक इसी से जनगणना से सवाल ये आप लोग लिखिएगा, देखेंगे कितने आप लोगों को पता है। कमेंट करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसका आप लोग कमेंट में करिएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों का हम लोग इंतज़ार करेंगे। देखेंगे कितने लोग अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हैं, किनको जवाब आता है। इंतज़ार हम 100% सभी लोगों का करेंगे एक्टिव मोड में। तो इसका जवाब हो जाएगा नागालैंड। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला उत्तर प्रदेश विशेष से सवाल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है ललितपुर, चौथा है हमीरपुर। देखेंगे हम कि जो आपका यूपी है उत्तर प्रदेश, वो जनसंख्या के हिसाब से टॉप पे चल रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है,
तो पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है ललितपुर, चौथा है हमीरपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ललितपुर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि यूपी में कुल कितने ज़िले हैं तो 75 ज़िले हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये मोड़ हम साफ कर रहे हैं। एक आप लोग हम क्वेश्चन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष से। जो भी लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हों कमेंट जरूर करिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कमेंट करिएगा, बताइएगा आप लोग इसका सही उत्तर। हम इंतज़ार करेंगे कितने लोग आप लोग एक्टिव हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ललितपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा और बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा कि भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? पहला ये यूपी पीसी से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कलपक्कम, दूसरा है कोटा, तीसरा है तारापुर, चौथा है नरोदा। पूछा जाए कलपक्कम कहाँ है? ये सब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। कलपक्कम है तमिलनाडु में। कोटा कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, महाराष्ट्र में है। अगर पूछा जाए नरोदा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कैगा कहाँ है तो कैगा है कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये सब पूछे गए सवाल हैं, फिर टकराएंगे कहीं ना कहीं। अगला है काकरापारा। देखिए सवाल एक है, जवाब इसके कई हैं। काकरापारा कहाँ हो जाएगा? गुजरात। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कोटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। नरोदा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। काकरापारा काफ़ी प्रसिद्ध है, गुजरात में है। तो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, तारापुर में हुई है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, आज का छोटा सा प्रयास कैसा लगा, देखना ना भूलेंगे आप लोग। और भी लोगों को जोड़िएगा। ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ और आपको मंजिल तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत एग्ज़ाम अनुभव है अपने जीवन का, मैं भी एक अध्यापक के रूप में बिहार सरकार में काम कर रहा हूँ। जिला वैशाली TRE 1 से नियुक्त BPSC TRE 1 से 1 to 5 में बहाल हुआ हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद समझ में आ गया होगा। लगे रहिए, देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन मिल ही जाती है। धैर्य मत हारिएगा, खोइएगा, अपने माँ बापों का सपना पूरा करिएगा। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।